हेलो फ्रेंड, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस है। जैसे ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। तो यहाँ 36 क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन है। ठीक है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया है और जिसका लेंथ बोल दिया है कि जो 4 मीटर है विड्थ से ज़्यादा है। ठीक है, उसका गार्डन का एरिया कैलकुलेट करने की बात कर रहा है यहाँ पर। तो किस तरीके से एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया इक्वल टू आपको पता है कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये लेंथ तो ठीक है, विड्थ के लिए आपको क्या बोला है, विड्थ बोला है कि ये जो विड्थ है या लेंथ के लिए आप कर सकते हो। जैसे मैं अगर लेंथ की बात करूँ तो लेंथ बोला है कि विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो लेंथ की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, b+4 और इंटू ये b। ठीक है, ये एक लिख सकता है, एक इक्वेशन तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ b मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देख के पहले खुद से ट्राई करना। ठीक है, मेरा ये l और b दोनों चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, l को x मान लो, b को y मान लो और उसके बेस पे इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सॉल्व हुआ है और करेक्ट आंसर ये ए ऑप्शन आया है। आपको इतना ही लिखना होता है आंसर करके। अभी एक्सप्लेनेशन देखिए, लेट द एज्यूम विड्थ x मैंने मान लिया है, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर करते हो तो l+b, देखो पेरीमीटर क्या होता है, 2l+2b इक्वल टू पेरीमीटर पूरा होता है। ठीक है, बट यहाँ पे हाफ ऑफ द पेरीमीटर बोला है 36 है, तो ये तो पेरीमीटर था और हाफ कर दिया तो ये 36 आ गया। तो यहाँ पर ये देखोगे कि 2 अगर ऊपर से कॉमन करूँ तो l+b आ रहा है और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 36। तो ये 2 कैंसिल, तो l+b इक्वल टू 36 और l+b इक्वल टू ऊपर देखो यहाँ पे लिखा भी है। फिर उसके बाद से l की जगह पे x+4 और b की वैल्यू हमने x माना था, तो यहाँ पर x+4 का x के साथ हम एडिशन कर रहे हैं, तो 2x+4 इक्वल टू 36 आ गया। और 2x+4 है तो इधर आके माइनस हो गया, तो 36 - 4 कर दिए 32 और फिर ये 2 डिवाइड कर दिए तो x की वैल्यू विड्थ आ गया 16। तो लेंथ कितना हो गया, विड्थ 16 है तो लेंथ 4 ज़्यादा है, मतलब कितना 20 हो गया। तो 20 × 60 करेंगे तो हमारा 320 आ जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे बोला है फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब ऐसा फ्रैक्शंस है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड कर देते तो 9/11 हो जाता है। दूसरा बोला है कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरा फ्रैक्शन जो है वो x/y है और इसको क्वेश्चन में देखो कि सब में ऑप्शन में ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे तो फटाफट आ जाएगा। जैसे 9/7 है तो उसमें अगर देखो ऊपर 2 और नीचे ऐड करोगे तो 11/7 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9/11 की बात किया है, 9/11 की। तो यहाँ पर सभी में अगर देखोगे तो सी ऑप्शन आपके लिए राइट होगा। तो सी में देखो 7/9 है, इधर अगर 2 कर दो, इधर 2 अगर ऐड करते हैं तो ये ऊपर 9 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा और ये बोल रहा है। दूसरा बोला है अगर 7/9 है, 3 ऐड करें, यहाँ पे 3 ऐड कर दो, यहाँ पे 3 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10/12 हो जाएगा। और इसको रिड्यूस करोगे तो देखो 2 5 जा और 2 6 जा, 5/6 आ रहा है कि नहीं, ये भी फुलफिल हो जा रहा है। तो 7/9 इज द राइट आंसर। फिर आपके सामने एक मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हैं। जैसे क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट देन लाइन्स विल बी। अभी मैंने आप लोग को बताया कि कॉन्सिस्टेंट किसको बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग एंड कॉन्सिडेंट, ये दोनों को बोला जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट को, और वही अगर इनकॉन्सिस्टेंट अगर लिखा होता तब हमारा पैरेलल आता। तो ये ध्यान में रखना कि इनकॉन्सिस्टेंट के लिए पैरेलल और कॉन्सिस्टेंट के लिए इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट दोनों लाइन आ जाती हैं। सो समझ में आ गया होगा, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस 6x + 3y = 6xy एंड 2x + 4y = 5xy। तो इसके लिए बोला है कि वन सोल्यूशन, देखिए वन सोल्यूशन और वन यूनिक सोल्यूशन ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, वन सोल्यूशन भी उसी को बोला जाता है जिसके सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो। ठीक है, वन एंड ओनली सोल्यूशन। वन सोल्यूशन ये इसके लिए भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, मैनी सोल्यूशन के लिए भी, क्योंकि मैनी सोल्यूशन है तो बहुत सारे उसमें सोल्यूशन, उसमें एक सोल्यूशन ये भी है
वन यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वन एंड वन ओनली एक ही सोल्यूशन मिल सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना। तो वन सोल्यूशन मैनी सोल्यूशन ये एक हो सकते हैं, लेकिन ये वन यूनिक सोल्यूशन एक नहीं हो सकता है। अब इसके लिए कंडीशन मैंने बताया था कि यूनिक सोल्यूशन कब होगा, मैनी सोल्यूशन कब होगा, नो सोल्यूशन कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ये इक्वेशन दिया है 6x + 3y = 6xy है, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे। ये xy से सबसे डिवाइड कर दो, xy से सबसे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 6x डिवाइड बाई xy और यहाँ 3y डिवाइड बाई xy और इधर 6 है, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 6/y और यहाँ पे 3/x और यहाँ पर 6 हो जाता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन जैसा बन के आएगा। ठीक है, और दूसरे वाले से जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन बन के आया और दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन 2x + 4y = 5xy, 2x + 4y है, तो यहाँ पर वो भी बना लेते हैं। 2x + 4y = 5xy है। इधर भी xy डिवाइड करोगे यहाँ पे 2/y हो जाएगा और यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, 4/x हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर 1/x = मैं u ले लेता हूँ, 1/y = v ले लेता हूँ, तो मेरे पास कैसा बन जाएगा यहाँ पर, अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ, तो मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 6u हो जाएगा और प्लस 3v = 6 होगा और इसके लिए 2u + 4v = 5 होगा। अब देखिए सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, पहले a1/a2 फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे 6/4 आएगा, मतलब 3/2 आ सकता है, रिड्यूस करेंगे तो। अगर मैं b1/b2 निकालता हूँ तो क्या आएगा 3/4 आ रहा है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 3/4 है, तो मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, यहीं पे इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होता है, तो वहाँ पे वन यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो वहाँ पर वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। वन सोल्यूशन का मतलब एक सोल्यूशन तो बोल रहा है, लेकिन ओनली वन सोल्यूशन नहीं बोल रहा है। ठीक है, वन यूनिक सोल्यूशन ही यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हेलो फ्रेंड, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 18। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन 18 है। तो पहले इसी में से क्राइटेरिया आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर क्राइटेरिया की बात करूँ कि पहला दिया है -7/11, इनका एडिशन 18 नहीं आएगा, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा 5/13 हो सकता है और तीसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि -5/13 है, तो इनको भी एडिशन 18 नहीं होगा। और डी है 7 और 11, ये 18 हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बी वाला हो सकता है, एक 5/13 हो सकता है और दूसरा है 7/13 जो है 11 है, ये हो सकता है। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया देख सकते हैं, क्या बोला है कि इसके डिनोमिनेटर, यहाँ पे बोला इसके डिनोमिनेटर में 2 इंक्रीज कर दिया जाता है। डिनोमिनेटर कौन सा है, ये है, इसमें 2 इंक्रीज कर दो, इसमें 2 इंक्रीज कर दो, तो क्या होना चाहिए 1/3। तो ये वाला अगर करते हैं 5/13 + 2 कर दिए तो 5/15 हो गया। तो इसको अगर करते हैं तो 1/3 आ जाता है, देखो। और इसको अगर करते हैं तो ये 7/13 होता है और 7/13 का रिड्यूस 1/3 नहीं होता है। ठीक है, 1/3 नहीं होगा, ये हो जाएगा, तो 5/13 यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया है कि ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, ये दिया हुआ, और उसके लिए बोला है देन फाइंड द वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस और दिस, ये 2 पेयर ऑफ इक्वेशन है। उसके लिए बताना है कि नो सोल्यूशन होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। देखो नॉट इक्वल कंडीशंस ऑलरेडी मैंने बताया कि इन सब के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए या तो पैरेलल लाइन के लिए या तो आपके कॉन्सिडेंट लाइन के लिए कंडीशंस बताए हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 कब आता है, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसके लिए क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, ये आपको पता है। ठीक है,
और दूसरा कंडीशन है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये किसके लिए होता है? कॉन्स्टेंट इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो कंडीशन दिया है मैंने यहाँ पर लिख भी लिया कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। देखिए AD इज नॉट इक्वल टू BC, इसको हम क्या लिख सकते हैं? A/C इज नॉट इक्वल टू B/D। तो ये जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, नॉट इक्वल किस में आता है? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आता है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, और इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है। तो ये वाले के लिए आप लिख सकते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? यूनिक सोल्यूशन। इस बेसिस पे लिख सकते हो। ये जो आपके सामने है इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, आपके सामने एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की बात किया है। ठीक है, ए, ठीक है, द वैल्यू ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ पे दो इक्वेशन हैं और दोनों इक्वेशन ये मिला के 1 मार्क्स है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कब होता है? कॉन्स्टेंट लाइन के लिए। और कॉन्स्टेंट लाइन के लिए क्या होता है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। A1 की जगह पर क्या है? 2, A2 की जगह पर क्या है? A, B1 की जगह पर क्या है? A, और B2 की जगह पे 8 है, C1 की जगह पे 8 और यहाँ पर A है। तो इसमें कोई भी दो को इक्वल कर सकते हैं। ये इसके इक्वल कर लो, एक बार इसके इक्वल कर लो, किसी को भी करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। 2/A इक्वल टू 8/A अगर करते हैं, अगर इस कंडीशन में करते हैं तो A तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 8 कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन हमें A की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसके इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, या तो इसके इक्वल करना पड़ेगा। तो A की अगर वो दूसरा वाला प्रोसीजर में अप्लाई करना हो, A/8 इक्वल टू 8/A, तो यहाँ पर आप कंडीशन में देखोगे कि A इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो A² और यहाँ पे 8 × 8 हो जाएगा। और इसको अगर A को वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो इसका रूट निकालेंगे। ठीक है, रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? +-8 दोनों वैल्यू आ जाती है, +-8 दोनों वैल्यू आ जाती है। स्क्वायर अगर निकालते हैं तो इसका रूट अगर निकालने जाएंगे तो -8 भी चलेगा और 8 वैल्यू भी चलेगा, तो दोनों वैल्यू हो सकती है। +-8 इज द राइट आंसर। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये MCQ नहीं है, तो इस तरीके से सॉल्व करके आपको बताने पड़ेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें ये लीनियर इक्वेशन है और ये पूछ रहा है कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो देख सकते हैं आपके पास दो इक्वेशन है। जैसे कि पहला इक्वेशन है x + 3y = 5 है, ये फर्स्ट है। और दूसरा है 2x + 6y = 8, दिस इज द सेकेंड। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? पहले तो कंडीशंस आपको पता है कॉन्सिस्टेंट के लिए। A1/A2 क्या होगा? यहाँ ऊपर वाले में यहाँ पे 1 है और इधर 2 है, 1/2 हो गया। दूसरा B1/B2 अगर निकालते हैं तो क्या आएगा? 3/6, इसका मतलब ये भी 1/2 आ गया। एंड सॉरी, C1/C2 अगर निकालते हैं तो वैल्यू क्या आएगी C1/C2 में? 5/8। ये वैल्यू आप देखेंगे कि रिड्यूस फॉर्म इसका यही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ कंडीशन देख रहे होंगे कि A1/A2 = B1/B2 दोनों इक्वल है, बट C1/C2 नॉट इक्वल है। तो ये किस तरीके का लाइन होगा? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन कैसा होता है? कॉन्सिस्टेंट होता है। पैरेलल लाइन कैसा होता है? कॉन्सिस्टेंट होता है। तो ये आपका क्या हो गया? कॉन्सिस्टेंट। आप इनकंसिस्टेंट होगा, सॉरी, आप लिखोगे क्या? इनकंसिस्टेंट। सो देयरफॉर यहाँ पे करके ऐसे लिख दोगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, पैरेलल लाइन ही इनकंसिस्टेंट होता है। बाकी दो जो लाइन है कॉन्सिडेंट या तो इंटरसेक्टिंग, वो आपका कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइन होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ओके, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करो और x + y की वैल्यू फाइंड आउट करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है? 12x + 17y = 53 है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या बोला है? 17x + 12y = 63, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर ये पहले की बात करें कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करके, ये वाला जो है वो इसके इक्वल है।
हाईलाइट करके बता रहा हूँ, और ये जो है इसके इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट साइड को एक साथ ऐड कर दें और इक्वल के राइट साइड को एक साथ ऐड कर दें। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है, ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 12x प्लस ये 17x कितना हो जाएगा 29x, और यहाँ पर 17x प्लस 12x 29x हो जाएगा, और इनको ऐड करोगे तो 3 3 6 और 5 6 11 हो जाएगा, ये आया वैल्यू। अब यहाँ पे देखोगे कि दोनों में 29 कॉमन है, सॉरी यहाँ पे y है, तो दोनों में अगर 29 मैं कॉमन लेता हूँ तो x प्लस वाई आ जाएगा 116, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो ये 29 मल्टीप्लिकेशन है तो इधर डिवाइड कर देंगे, तो 116 डिवाइड बाई 29, तो ये डिवाइड करोगे तो कितनी बार में आ जाता है, तो आप अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो कि अगर मैं 5 बार में लेता हूँ तो ये 20, अगर 4 बार में लेता हूँ, 4 का ही अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 9 जा 36, क्योंकि 9 के टेबल में 6 तभी आता है, ठीक है, 4 के टेबल में आता है, ठीक है, तो यहाँ 4 9 जा 36 3 आया, और 4 2 जा 8 और 3 11, देखो आ गया कि नहीं, तो 3 आ जाता है, ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। तो इसका x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाता है 3। मुझे x की वैल्यू नहीं पूछा है, y की वैल्यू नहीं पूछा है, x प्लस वाई की पूछा है, तो ये हमने निकाल देना, ये आपका रफ पार्ट हो जाता है, तो इस तरीके से कैंसिल करके लिख सकते हो, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाता है। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आपके सामने क्या पूछा है क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए, और k की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो ये एक इक्वेशन है, देखो इक्वेशन क्या है, kx माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये पहला है। दूसरा है 4x माइनस 6y प्लस 15 इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये दूसरा है। पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होता है कि a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, ये कंडीशन होती है। अब ये कंडीशन अप्लाई कर देते, a1 की जगह क्या है k है, और यहाँ पे 4 है, b1 की जगह पे -3 और ये -6 है, c1 की जगह पे क्या है, नॉट इक्वल है ना, तो ये 6 है और ये 15 है। ओके, अब यहाँ पर आप कर सकते हो, इसका इसके साथ करो पहले, तो k अपन 4 इज़ नॉट इक्वल टू 6 अपन 15, और दूसरा क्या आ सकता है, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, तो 3 अपन 6 इज़ नॉट इक्वल टू 6 अपन 15, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k इज़ नॉट इक्वल टू 6 इंटू 4 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 15 है। और इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ तो दोनों वैल्यू ही है ना, k की वैल्यू तो दिया नहीं है, तो यहाँ से तो कुछ वैल्यू आएगा नहीं k की, यहीं से k की वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ रही है, k इज़ नॉट इक्वल टू 6 4 जा 24, यहाँ पे कट भी सकता था, ये 3 2 जा और ये 3 5 जा, 2 4 जा 8 अपन 5, मतलब k की वैल्यू ये छोड़कर ये नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू रखोगे तो चल जाएगा। पैरेलल लाइन के लिए 8 अपन 5 नहीं होना चाहिए k की वैल्यू, बस इतना ही बोला है कि k की वैल्यू ये नहीं होना चाहिए। एक बार देख भी लेते हैं, एक ही जगह पे k दिया था, तो ओके, तो k की वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, 8 अपन 5 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, k इज नॉट इक्वल टू 8 अपन 5। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0 इज कॉन्सिस्टेंट। बताना है कि ये कॉन्सिस्टेंट है क्या है, तो जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो देखो कॉन्सिस्टेंट किसको बोला जाता है, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ या तो कोइंसिडेंट लाइन हुआ तभी बोलेंगे। इनकॉन्सिस्टेंट अगर बात करेंगे तो पैरेलल होता है तब बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को लिख लेंगे। क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करोगे, पहले a1 अपन a2 फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे देखोगे 2 अपन 4 रिड्यूस करोगे तो 1 अपन 2 हो जाता है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, b1 अपन, एक मिनट, हाँ, b1 अपन b2 करोगे तो b1 अपन b2 क्या है, देखो 3 है, b1 की जगह पे ये 3 है और यहाँ b2 की जगह पे 6 है,
क्या हो जाएगा, ये भी 3 1 जा 3 3 2 जाए, ये 1/2 आ रहा है। सी में देखोगे C1/C2 की अगर बात करें तो -9/-18, तो माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9 2 जा, इसका आ रहा है 1/2। सबकी वैल्यू आ रही है 1/2। इसका मतलब क्या है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और ये क्या बताता है, तो देयर पर लिख दोगे, क्या बताएगा, कॉन्सिडेंट लाइन बताएगा। और कॉन्सिडेंट लाइन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। बस इतना लिख देना, हो गया सारा, जस्टिफिकेशन भी हो गया और यहाँ पर आ भी गया कि कंसिस्टेंट। यस दिस इज द, ऐसे करके लिख दोगे, यस दिस लीनियर पेयर इज अ कंसिस्टेंट, ये स्टेटमेंट करके लिख दोगे। ठीक है, इस तरीके से सोल्यूशन हो जाता है। हेलो फ्रेंड, आपके सामने ये क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 142। पहला बोला है कि सम करने के लिए बोला है, दूसरा बोला है कि एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड द सेकेंड बाई 138। ये क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं सबसे पहले क्या बोलेंगे कि फाइंड टू नंबर ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स एज्यूम the two number are x and y। इसके लिए कंडीशंस रख दो, कोई कंडीशन भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, पहला x है, दूसरा y रहे। पहले क्या लिखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बता रहा है कि पहला जो नंबर है उसका 3 गुना और दूसरे वाले के साथ सम कर रहे हैं तो आ रहा है 142। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या लिखोगे, ये इस तरीके से अगर लिखते हो ना तो कोई भी एक मार्क्स भी आपका कट नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये बोला है कि आपका पहला नंबर का 4 गुना जो है ये दूसरे नंबर से 138 ज़्यादा है, 138 ज़्यादा हो गया। तो 138 कौन, ये ज़्यादा हुआ, 138 देखोगे तो क्या हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। तो बराबर कब होंगे, जब इसमें 138 ऐड कर दोगे। तो 138 ऐड कर दिए तभी तो इक्वल हो रहा है ना, ये 4 टाइम किए तो इसमें दूसरे वाले से 138 ज़्यादा हो गया। तो ये y वाले को इधर एक लेके आएंगे तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 138। दिस इज द सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड के लिए सॉल्व करने के लिए कोई मेथड का नाम बोला नहीं है, तो हम कोई भी मेथड अप्लाई कर देंगे। इसमें ऑलरेडी y की कोफिशिएंट इक्वल है तो हम क्या कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट वाले को मैंने लिख दिया। और ये देखो y की जो साइन है वही आप देखोगे कि साइन कैसे हैं, अपोजिट है। तो अपोजिट के लिए हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8x हो गया, सॉरी यहाँ पर ये ऊपर वाला 3x है, यहाँ 3x प्लस वाई था, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 1 मिनट में इसको चेंज कर लेता हूँ, ये आपका 3 था तो इनको जोड़ेंगे तो 7x हो गया और इनको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, यहाँ 0 3 4 7 1 8 और ये 2 2 8 0। तो x से अगर डिवाइड करते हो तो 7 4 जा 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। और किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऐसे करके आपको सब कुछ ये सिखाया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 ऐसे करके लिख दोगे। इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 142। 3x की वैल्यू 40 है तो 40 पुट कर देंगे प्लस y इक्वल टू 142 कर देंगे। अब यहाँ पर देखो कि ये कितना हो गया, 3 4 जा 12 120 हो गया और प्लस y इक्वल टू 142। ये 120 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 142 माइनस 120, ये माइनस करते हो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गया। इस तरीके से x और y की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाती है। ये मेरा पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, इस तरीके से सोल्यूशन अगर आप करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी तरीके से करना भी है। आप मेथड, मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन यूज किया है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो एज पर योर सुटेबिलिटी। आपको जो मेथड अच्छे से आता है, यहाँ तक तो आप इक्वेशन बना लोगे, बट इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड आपको जो ईजी लग रहा हो वो अप्लाई कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर यूज करना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम यूज करते हैं तो देखो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस 5y
हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले मैं क्या ले लेता हूँ, ये जो y है, ये y है, थोड़ा सा कुछ बना फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लो, बेटर रहेगा। मैं सबसे पहले लिखूँगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लिया। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, -1। मैं y वाला टर्म को इधर कर देता हूँ, x माइनस है इधर, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाई और ये -1 था। ये थर्ड इक्वेशन, ये x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 से आया तो इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 1 में से पुट करो, क्योंकि ये जो x की वैल्यू आई है ये 2 से आई है, इसलिए 1 में पुट करेंगे। और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन लिख लेंगे 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल टू -1। और इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, वो पुट कर देंगे, क्या आएगा, y -1। और बाकी सभी को ऐसे ही, और यहाँ पर देखोगे इसको मल्टीप्लीकेशन किए तो 3y हो जाएगा, और 3 का इधर से करोगे तो -3 हो जाएगा। 3 का पहले इससे करते हैं 3y, और प्लस माइनस का माइनस, फिर इधर 3, और यहाँ पर है जितनी जो वैल्यू थी वैसे माइनस फिर कर दिया। अब यह y वाला ये दोनों है, प्लस माइनस है तो घटेंगे, माइनस होगा, 5 में 3 है 2y, और साइन क्या रहेगा, बड़े वाले प्लस माइनस है तो माइनस, और ये -3 जो है ये इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 तो था, ये -3 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये -2y है, और इसको सॉल्व करते हो तो दोनों प्लस माइनस सिंबल है, और अपोजिट सिंबल से माइनस करते हैं तो 3 -1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, बड़े वाले सिंबल प्लस, यहाँ -2y मल्टीप्लिकेशन में तो इधर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 3 था और -2 डिवाइड, 3 अंदर से y की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 क्या था, x इक्वल टू वाई -1, ठीक है। तो x y की वैल्यू कितनी है, -1, और ये भी -1, कितना हो गया, x की वैल्यू -2। इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो ये पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। आप इसे नोटबुक में लिख कर रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट है, और प्लस टेस्ट से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। हेलो फ्रेंड, ये क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई वैल्यू, एक्स और वाई वैल्यू की फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला इक्वेशन क्या है, देख सकते हैं क्या लिखा है, 6/x प्लस वाई है इक्वल टू 7/x माइनस वाई और प्लस 3। ये देख सकते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरा इसको पहला लिखने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको कन्वर्ट कर लो, ये जो सारी वैल्यू है ना, इसको इस साइड लेफ़्ट साइड लेकर आ जाओ। तो क्या है, 6x प्लस वाई, और यहाँ पे -7x माइनस वाई, और प्लस 3 को उधर ही रहने दो। इस तरीके से बना के ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, क्या दिया है, 1/2x प्लस वाई है और इक्वल टू 1/3x माइनस वाई, इतना ही सिर्फ दिया हुआ है। इसको एक चीज़ थोड़ा सा काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये 2 जो है वो डिवाइड में है, तो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है ऊपर, और ये जो 3 है ये इस साइड ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3/x प्लस वाई, और इधर 2/x माइनस वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ तो ये 3x प्लस वाई था ही, और इधर इसको ट्रांसफ़र कर दिए तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इधर, क्योंकि इधर से पूरा ट्रांसफ़र होकर तो इधर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया, ठीक है। जब प्लस का माइनस इधर होता है और माइनस का प्लस होता है तो यहाँ पे कुछ भी बचा रहेगा तो 0 ही लिखेंगे। अगर डिवाइड वाला मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं और इधर कुछ नहीं बचा तो 1 रहता है, ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो गया। अब ये फर्स्ट और 2 में देखिए, एक फर्स्ट और 2 में देखिए कि इसके अपन में x प्लस वाई है और इसके अपन में भी x प्लस वाई है,
इसमें एक्स 1/x-y है, इसके भी अपन में 1/x-y है। तो हम सब यहाँ पर एक और चीज़ें यहाँ पर मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, लेट क्या लिख सकते हैं कि 1/x + y = p ले लो और 1/x-y = p ले लिया। ठीक है, ये एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ पहले इक्वेशन के लिए, यहाँ पर थोड़ी सी लाइनिंग में बना के, पहला वाला अगर आप देखेंगे तो कैसा है, 6/x + y है, तो 1/x के लिए p मैंने मान लिया, तो यहाँ पे 6p हो गया। और फिर उसके बाद से क्या है, -7/x-y है, तो -7q हो जाएगा =3। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ये तीसरा बन गया। और इसके लिए अप्लाई करोगे, ये सेकंड वाले को देखो, तो यहाँ पर 3p आ जाएगा और यह -2q आ जाएगा =0 हो जाएगा। दिस इज द फोर्थ। और इन्हीं दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आप कोई भी चारों में से मेथड यूज कर सकते हो, चाहे ग्राफिकली, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे एलिमिनेशन हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। तो यहाँ पर एक चीज़ आप काम कर सकते हैं कि एक कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। मेरा p वाला कोफिशिएंट इक्वल कर सकता हूँ एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए। तो p के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें अगर सिर्फ 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दे इक्वेशन 4 में तो ये 6 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 4। इसको एक बार लिखोगे, दोबारा देख के समझोगे ना तो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 3p देखो, सेकंड 4 में, इक्वेशन 4 में मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो ये 6p हो गया, -2 2 जब 4q हो गया, और इधर 2 0 जब 0 ही होगा। तो ये पाँचवा हो गया इक्वेशन बनाया। और एक तीसरा 6p - 7q = 3 है। ठीक है, ये है आपका तीसरा। इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। और जो कोफिशिएंट मैंने इक्वल किया उनका अगर साइन सेम रहता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने में नीचे वाले की साइन चेंज हो जाती है। ये माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस का माइनस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, 7q में से 4q में 3q आ जाएगा, और प्लस रहेगा साइन, यहाँ पे -3 रहेगा। तो q की वैल्यू क्या आ जा रही है, देखो 3 डिवाइड कर दोगे तो -1 आ जाएगा। q की वैल्यू -1 आ गया। और इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर, किसी इक्वेशन में 3 में ही पुट कर दो। ठीक है, 3 इक्वेशन में। और 3 इक्वेशन क्या है, 6p - 7q = 3 है। क्या है, 6p - 7q = 3 है। और इसमें आपकी वैल्यू आई है q = -1, तो 6p या -7 है, इसकी वैल्यू -1 है, इधर है 3। तो ये देखो -7 और -1 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, +7 ये होगा। और यहाँ पे +7 है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -3 - 7 हो जाएगा। तो 6p = कितने आ जाएगा, -4 वैल्यू आ रही है, 3 - 7। और ये 6 मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कितनी वैल्यू आ जा रही है, -2/3 आ जा रहा है, क्योंकि 2 2 जा 2 3 जा। p की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। अब हमने कुछ वैल्यू माना था, ठीक है, कुछ वैल्यू हमने माने थे, वो चीज़ें हमने पुट कर देते हैं। ये p की वैल्यू हमने क्या माना था, p की वैल्यू आया है -2/3, और p को हमने एज्यूम किया था 1/x + y = -2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इसका तो यहाँ पर ये 3 आ गया, और यहाँ पर ये होगा तो -2x - 2y। ठीक है, दोनों को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस हो जाएगा, +2y हो जाएगा, और यहाँ पर +3 था तो +3 आ गया =0। दिस इज द 5 इक्वेशन तक हुए थे, तो ये छठा इक्वेशन। और एक मैंने q = माना था, कितना आया था, -1, और q की वैल्यू थी 1/x - y = -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर करेंगे तो -1 × x -x, और ये +y आ जाएगा। इनको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, एक मिनट, इसको मैं इधर ऐसे लिख लेता हूँ। इसको थोड़ा सा ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा,
-y हो जाएगा और +1 इक्वल टू 0। तो ये 7 इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक है 2x + 2y + 3 और ये यहाँ पर x - y इक्वल टू +1 है। ये इक्वेशन मानने से पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कुछ काम बन जाएगा। 2x - 2y, ठीक है, +2 इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब ये 7 हो गया, ठीक है। अब ये 6 और 7 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, 2x + 2y + 3 इक्वल टू 0, दिस इज द 6। और 7 क्या आया, 2x - 2y + 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप ये एडिशन मेथड यूज कर सकते हो, एडिशन यूज कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4x और ये +5 इक्वल टू 0। तो ये +5 इधर जाएगा तो -5 होगा और 4 मल्टीप्लिकेशन इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये -5/4 x की वैल्यू आ गई। और किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे कि किसी में भी पुट कर सकते हैं। आप लिख लोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6, ऐसे करके पुट कर दो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 6। 6 क्या है, 6 वाला अगर देखोगे तो 2x + 2y + 3 है। 2x + 2y + 3 इक्वल टू 0। और x की वैल्यू क्या है, -5/4। -5/4 कर दिया x की जगह पे। ये तो वैसे ही है 2y और +3 इक्वल टू 0। तो ये 2 जा गया, -5/2 और ये +3 है और यहाँ +2y है इक्वल टू 0। ये 3 को मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, यहाँ पर रख दिया। अब ये सॉल्व कर लो। इसके नीचे 2 चाहिए तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा। तो ये दोनों का सम क्या हो सकता है, नीचे 2 हो गया, यहाँ 5 और यहाँ +6, ये तो 2y ही है इक्वल टू 0। इसका क्या आया, 1/2 + 2y इक्वल टू 0। ये प्लस है इसके साथ, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू -1/2 और ये 2y के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो -1/2 इंटू 2 करोगे तो -1/4 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी होगी, -1/4। तो x की वैल्यू कितनी आई थी, -5/4। ये आपका आंसर हो जाता है x और y की वैल्यू। 3 मार्क्स का है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा लेट हुआ समझाने में, हालांकि मैं सॉल्व्ड वाला भी ला के रख सकता था, बट उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है क्योंकि सॉल्व्ड क्वेश्चन डायरेक्टली कर दिया रहता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड, आपके सामने ये क्वेश्चन है और जो आप देख सकते हैं 3 मार्क का क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स इन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। मतलब 2 किलो एप्पल लिए और 1 kg ग्रेप्स लिए तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 160। आफ्टर 1 month द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स 300 रुपीज़। ओके, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। मतलब एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली इसको सिचुएशन को दिखाना है। तो किस तरीके से, पहले एल्जेब्रिकली किस तरीके से दिखाएंगे इसको, इक्वेशन फॉर्म में बना के। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट एज्यूम द कॉस्ट ऑफ 1 kg apple is X and 1 kg grapes is Y। उसके बाद से क्या करेंगे, जब ये एज्यूम कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशंस क्या हो जाएंगे, 2 किलो एप्पल था तो 2x और 1 kg ग्रेप्स था तो y और टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 160। ये पहला इक्वेशन हो गया। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस अगर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस अगर आप देखते हैं तो क्या आएगा, कितना लिया है उसने,
क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स। तो 4 kg एप्पल का 4x और 2 kg ग्रेप्स का 2y इक्वल टू 300, ये सेकंड हो गया। अब इसको आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया, मतलब अलजेब्रिक फॉर्म हो गया में, ठीक है। अब इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते थे, दोनों के लिए टेबल बनाते थे इस तरीके से। ये टेबल बनाया, इसमें x रखा और इसमें y, ठीक है। और एक दूसरा टेबल इधर ही बगल में बना लेंगे, एक में x और एक में y। इसमें कम से कम मिनिमम 2 वैल्यू तो होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, पहले वाले के अकॉर्डिंग y इक्वल टू क्या आएगा, 160 माइनस 2x, और दूसरे में y इक्वल टू क्या आएगा, 300 माइनस 4x डिवाइड बाई 4 होगा, ठीक है। सॉरी 2 होगा, 300 माइनस 4x डिवाइड बाई 2। इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ आप टेबल बना लोगे और ट्रैप के ग्राफ बना, उसके बाद से यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। जैसे टेबल आप बनाते हैं उस तरीके से आपकी कुछ वैल्यू आ जाएगी और उसको आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेना है। और ग्राफ कैसा बनेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो ग्राफ आप देखेंगे तो इस तरीके का आपको दिखेगा। देखिए सारी वैल्यू जब एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों के लिए ये लाइन दिखेगी जो पैरेलल लाइन दिख रही है। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट लिख देंगे, वी ऑब्जर्व दैट इन फिगर दैट द टू लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर, दे आर पैरेलल लाइन। इस तरीके से बता सकते हैं ग्राफ ड्रॉ करके, बस इतना ही करना होता है, ठीक है। इक्वेशन बनाया, इक्वेशन के फॉर्म से टेबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ पुट करना ऑलरेडी आपने सीखा है, तो पुट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। हेलो फ्रेंड, आपके सामने ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। मतलब क्या कह रहा है कि सम करने की बात कर रहा है और 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं तो हमें एज्यूम करने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट्स एज्यूम 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 10x प्लस वाई। ये हर बार मैंने आपको बताया है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो बोल रहा है वो हम कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू, जैसा बोले वैसे करने, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक, क्या बोला है फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आप लोग लिख लेना अच्छे से, ठीक है। क्या बोला है, पहला तो जो ये 10x प्लस वाई है, बोला है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब इंटरचेंजिंग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। इनका सम बोला है तो ऐड कर देंगे, और ये टोटल कितने हो जा रहे हैं, 132। अब इनको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए 10x और ये प्लस x कितने हो जाएंगे, 10x और x 11x, और प्लस ये 1y और ये 10y ऐड करेंगे तो 11y हो जाएगा। इधर है 132, चाहे तो आप 11 से सब में डिवाइड कर देंगे, 11 से सब में डिवाइड करेंगे तो यहाँ x बच गया, यहाँ y बच गया, और इधर 11 10 जा 110 बचता है 22, 11 2 जा मतलब 12 बार में जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गया। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। बोला है कि इफ़ 2 इज़ एडेड टू द नंबर, जो नंबर है उसमें 2 ऐड कर दें, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो जो दूसरा नंबर है जो मिलेगा वो क्या होगा कि वो जो डिजिट हैं x और y, जो x है 10 डिजिट पे है और y है जो यूनिट डिजिट पे, उनका सम कर दिया जाए तो वो 5 गुने के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर 12 ऐड कर देते हैं तो 12 है, 2 नहीं है 12 है। तो एक क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आपका ये 10x प्लस वाई है, इसमें अगर हम 12 ऐड कर दें तो 5 टाइम्स हो जाता है इनका जो डिजिट है उनको ऐड करने के, ठीक है। 5x प्लस वाई इनका सम करने के 5 गुने के बराबर हो जाता है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 10x प्लस वाई प्लस 12, और यहाँ पे 5x प्लस 5y हो जाएगा। इन सबको ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ 10x और ये 5x आएगा तो माइनस 5x, यहाँ y था तो वहाँ से माइनस 5 आया, और प्लस 12 जो है वो इधर 12 माइनस 12 कर दूँ, ठीक है। इधर करोगे तो 5x हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो माइनस 4y आ गया, इधर हो गया माइनस 12।
दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखोगे तो फर्स्ट में देखोगे x + y = 12 है और यहाँ पे 5x - 4y = -12 है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं कि इक्वेशन 1 में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देंगे, लिख लेते हैं वही चीज़। मल्टीप्लाई एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मेथड यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, x अपॉन, अब देखो वहाँ पर 1 है और इधर क्या है -4, उधर आपका 12 है तो -12 हो जाएगा अंदर आएगा तो, और ये -12 इधर आएगा तो +12 हो जाएगा। फिर इक्वल टू y अपन ये -12 और +12 तो लिख दिया, उसके बाद से उधर 1 है और इधर 5 है, इधर 1 अपन 1 5 और इधर आगे वाला 1 -4। इसको अगर सॉल्व करें तो x अपन क्या आएगा, 1 × 12 12 और माइनस रहता है और ये माइनस माइनस प्लस 4 × 12 करेंगे तो 48 हो जाएगा। इक्वल टू y अपन, यहाँ 12 5 60 लेकिन -60 आएगा क्योंकि प्लस माइनस है, माइनस लगाते हैं 12 या 12 कर देंगे। फिर 1 अपन 1 × -4 -4 -1 × 5 -5। यहाँ पे x अपन देखिए माइनस करोगे तो -36 आ गया। यहाँ y अपन इसको अगर माइनस करते हैं तो ऐड हो जाएगा ना यहाँ पे, तो -72 हो गया और यहाँ पे 1 अपन -9 हो गया। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको इसके इक्वल कर देंगे तो x अपन -36 इक्वल टू 1 अपन -9 और दूसरा y अपन -72 इक्वल टू 1 अपन -9। इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो x इक्वल क्या होगा, -36 अपन -9, तो कितना आ गया, x की वैल्यू 4 आ जाएगा। और यहाँ पर y इक्वल टू -72 अपन -9, तो कितनी बार में जाएगा, 9 8 जाए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गया। अब 8 आ गया तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, 10x + y है तो 10x की वैल्यू 4 है और +8, तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, 40 और +8 48, तो ये आपका नंबर होता है। वेरीफाई करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बोला है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900, लेटर सी बाय अनदर बैट ऑन 3 मोर बॉल्स, अनदर अ बैट मतलब एक ही बैट है और 3 मोर बॉल्स है, सेम काइंड ऑफ ₹1300, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। जब भी ऐसे बोले कि सिचुएशन बताना है क्वेश्चन में, सिचुएशन अलजेब्रिकली यानी ज्योमेट्रिक, अलजेब्रिक का मतलब इक्वेशन फॉर्म में और ज्योमेट्रिकल का मतलब ग्राफ रिप्रेजेंट करना। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से बोलेंगे, सीधा है, पहले एज्यूम कर लेंगे कि 1 बैट एंड 1 बॉल का कॉस्ट, तो लेट्स एज्यूम कॉस्ट ऑफ अ बैट is x and a ball is y। पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 3x + 6y = 3900, और दूसरे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एक ही बैट है तो x और 3 मोर बॉल है मतलब 3y, उसका कॉस्ट हो गया ये। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर लेना है, ये टेबल बना लेना है। ठीक है, इस तरीके का, यहाँ x हो गया, यहाँ y इक्वल टू क्या आएगा, पहले के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या आएगा, x y चाहिए ना, तो 3900 माइनस 3x हो जाएगा और डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। और दूसरे में अगर आप देखते हैं, दूसरा टेबल अगर मैं बनाता हूँ, ये x हो गया, एक मिनट, यहाँ x हो गया, यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1300 माइनस x डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। ठीक है,
वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेना है और उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्मली ज़्यादा वैल्यू पुट करना है क्योंकि यहाँ पे 3900 है, तो एक्स और वाई की वैल्यू जितने ज़्यादा करेंगे उतने ही वो मतलब कम के आसपास आएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू ये पहले वाली अगर इक्वेशन से बात करें, ये दूसरा इक्वेशन से लिया गया है। पहले इक्वेशन में अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू मैं 50 रख रहा हूँ, तो 3 5 जब 15 और 15 ये 3900 में से 1500 अगर माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा, 1900 आसपास आएगा। नहीं 1500 अगर माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 5 जब 15, मतलब अगर 50 रखे तो 150 माइनस हो रहा है। 50 की जगह पे अगर मैं 3900 है ना, चलो कोई बात नहीं, अगर मैं बहुत कम ही वैल्यू अगर रखता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था 50 अगर रखते हैं तो कितना है, अगर मान लो कि 100 रखते तो 300 होता है। ठीक है, 100 रखते तो ये 3900 है, तो उसी हिसाब से मुझे ज़्यादा और रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके मेरी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आएगी। ठीक है, या तो आप एक और टेक्निक अप्लाई कर सकते थे कि इसके ये पहले 3 से डिवाइड ही कर देते थे, तो 3 से डिवाइड करते थे और शॉर्ट में वैल्यू आ जाती। इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू कुछ आएगी, ये वैल्यू पुट कर लेंगे और उसके बेस पे हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। अभी मैं वो सब चीज़ें मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, ग्राफ में इस तरीके से जो भी इसकी वैल्यू आती है उसको मार्किंग करके आपको ग्राफ बना के प्लॉट कर देना। बस इसमें आंसर नहीं पूछा है कि एक बैट की कॉस्ट कितनी होगी या एक बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, सिर्फ आपको इक्वेशन बता देना है कि इक्वेशन क्या आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन अगर कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये बता देना है कि कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उसमें जहाँ इंटरसेक्ट होगा वहाँ एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आ जाएगा। नहीं अगर कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है तो बता देना है कि ये कहीं पर इंटरसेक्ट होगी और इसकी वैल्यू कुछ आएगा। ठीक है, या तो पैरेलल होगा तो पैरेलल बता देना है। ओके, तो इस तरीके से आप मतलब ग्राफ प्लॉट कर लेना है। हेलो फ्रेंड, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं। क्या बोला है कि ऑन सेलिंग टीवी एट 5% गेन मतलब प्रॉफिट हुआ है, फ्रीज एट 10% गेन और शॉपकीपर गेन्स 2000 रुपीज़, मतलब उसको 2000 रुपये गेन हुआ। बट इफ़ ही सेल टीवी 10% गेन और फ्रीज 5% लॉस, ही गेन 1500 ऑन द ट्रांजेक्शन। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रीज। तो एक्चुअल प्राइस बोले तो वही एज्यूम कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एज्यूम किया, लेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रीज रुपीज़ एक्स एंड वाई। फ्रीज का एक्चुअल कॉस्ट जो है वो एक्स है और ये वाई है। गेन जब भी होता है तो देखिए परसेंटेज है ना, तो 5/100 परसेंटेज आ गया, वो एक्स का था। और ये फ्रीज को 10% में दोनों गेन हुए हैं तो दोनों को ऐड कर दिया तो 2000 आ गया। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखो x/20 आ गया, ये y/10 आ गया इस तरीके से। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है। उसके बाद से दूसरा कंडीशन जो अप्लाई किए तो इसमें तो गेन हुआ और इसमें लॉस हुआ, तो इसलिए इसको माइनस किया और ये 1500 आ गया। इसको जब सॉल्व किए तो ये इक्वेशन आ गया है। इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर इसने सॉल्व किया है। दोनों को क्या बोला है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 वी गेट। जब दूसरे में 2 का मल्टीप्लिकेशन किए तो ये आया। अब दूसरे को और पहले को, ये तीसरे को और पहले को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, वाई एडिंग करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। यहाँ पर डायरेक्ट ही करता है, जब भी कोई सोल्यूशन अलग जैसे प्रोवाइड होता है तो डायरेक्ट ही कर लेता है। बाकी आप फ्री हो, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। आपके पास ये इक्वेशन आना चाहिए। इक्वेशन आ जाता है तो आप कोई भी मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बोला भी नहीं है कि ये मेथड यूज़ करना है। और आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए, 20,000 किसका है, टीवी का कॉस्ट, और 10,000 है आपका फ्रिज का कॉस्ट। ये आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, राइट द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। कितने सोल्यूशन होंगे यही पूछा है। तो आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन लिखेंगे। क्या इक्वेशन है, x + 2y - 8 = 0, ये पहला है। और दूसरा है 2x + 4y = 16 है ना, तो 16 को अंदर अगर लेके आएंगे तो -16 = 0 है। ये ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, अभी इसको अगर a1/a2 लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। b1/b2 लिखते हैं तो 2/4, इट मीन्स 1/2। एंड c1/c2 लिखेंगे तो क्या आएगा, -8/-16, कितना आ गया, 1/2 आ जाता है। तो सबकी वैल्यू सेम आ रही है।
तो क्या लिखेंगे A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2। ध्यान से देखेंगे तो वही चीज़ें है लिखा हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। फिर जब ये दोनों बराबर हो रही हैं तो क्या लिखेंगे इसको, दिस लाइन या दीज लाइन्स आर, कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन। और जब कोइंसिडेंट लाइन होते हैं तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। होगा कि नहीं मैनी सॉल्यूशन। यही तो इतना करना था, 4 मार्क्स में इतना इजी क्वेश्चन दिया गया है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, बस इतने बताना कितने सॉल्यूशन होंगे। ऐसे पूछा है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देना होता है। हेलो फ्रेंड, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देख सकते हैं क्या क्वेश्चन बोला है। 5 years hence फादर एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। मतलब जो भी एज विल भी हो जाएगा, वे हो जाएगा मतलब 5 साल बाद की बात कर रहा है कि जो फादर की एज है वो अपने बेटे की एज से 3 times हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। दूसरा कंडीशन बोला है 5 years ago मतलब 5 साल पहले फादर वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो वही चीज़ें एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज X एंड हिज सन इज Y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, पहले कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं तो क्या बोला है 5 साल बाद, तो फादर की एज में 5 साल कर दिया और बेटे की एज में 5 साल बाद आ गए हम। अब कंडीशन बोला है कि ये जो है, ये जो फादर है वो 3 गुना है, तो बराबर कब होंगे, जब ये इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये x + 5 और इधर हो जाएगा 3y + 15। सभी को इधर कर देंगे x - 3y और इधर 15 तो था, ये 5 इधर आके -5 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बन गया, क्वेश्चन क्या बन गया, x - 3y = 10। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। और बोला फिर बाद में दूसरा कंडीशन ये बोला है कि 5 साल पहले, तो दोनों में 5 माइनस कर देंगे। फिर बोल रहा है कि जो इसके फादर का एज है वो 7 गुना है, तो 7 इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी तो इक्वल होगा। जब बेटे के एज में 7 का मल्टीप्लिकेशन करते तब बराबर हो जाएगा। तो ये x - 5 है और इधर 7y - 35 हो गया। अब इसको y वाला टर्म इधर कर लेंगे तो -7y हो जाएगा और ये वाला टर्म, ये तो 35 है, ये वाला इधर आया तो +5 हो गया। तो x - 7y ये कितनी वैल्यू हो गई, -30। दिस इज द सेकेंड। और पहला वाला जो कंडीशन है x - 3y है इक्वल टू कितना है, 10 है। इसको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगी, ये कैंसिल, प्लस माइनस है तो कैंसिल होके 4y आ जाएगा, माइनस होगा। और यहाँ पर दोनों माइनस है तो दोनों को माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितने हो गए 40/4, y की वैल्यू प्रेजेंट एज 10 आ गया। अब ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो आपकी वैल्यू था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, x - 3y = 10 है, तो x - 3 × 10 = 10। तो x माइनस ये 30 हो गया और -30 इधर आया तो +30 हो गया, तो 10 + 30 कितना हो गया, x की वैल्यू 40। तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब फादर का एज, प्रेजेंट एज फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एज क्या आ गया 40 years एंड हिज सन एज 10 years। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख के बता सकते हैं। सो आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आप करेंगे तो आप सोल्यूशन मिल सकता है।